हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी में और बेसिक तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह से इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं थोड़ा सा क्या है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को भी समझेंगे कि ये जो बायोलॉजी है ये कैसे, इसकी मतलब कि पूरी बेसिक तरीके से पहले समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और पूछा भी जाता है। बहुत सारे प्रश्न जो बना हुआ है, क्या नाम है, ट्रेंड बना हुआ है। तो साइंस में बायोलॉजी से जरूर ही प्रश्न बनता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जरा, बायोलॉजी इसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बायो का मतलब जीव और विज्ञान का मतलब है जानने से, ठीक है, उनके ज्ञान से। अब देखेंगे जो बायोलॉजी ये शब्द है, ये बायोलॉजी ये शब्द किस भाषा का है? शब्द ये किस भाषा का शब्द है? बायोलॉजी बोलेंगे ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यह किससे मिलकर के बना है? बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे? दो शब्दों से मिलकर के बना है, इस बात को याद रखेंगे। उन दो शब्दों से मतलब कौन कौन से? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब है अध्ययन। मतलब आप ये समझ पाएंगे कि जो बायोलॉजी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना। बायोस मतलब जीव और लोगोस का मतलब उसका अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? बोलेंगे सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी? तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और तो जो सजीवों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसके पहले की पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं थोड़ा से आपको कि ये तो हमने शब्द के बारे में चर्चा किया, और ये बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है मित्र? उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? इसको दो भागों में बांटा गया। पहले इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा है जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी। ठीक है, ये कलर दिख रहा है, आप बता पाएंगे? ठीक है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसको दो भागों में बांटा गया। जूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान, दो भागों में बांटा गया। अब आप ये लोग ये बता पाएंगे, अब यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा? अब हम लोग प्रश्नों की चर्चा करते चलेंगे साथ में, ये बात भी आप समझ लें। तो जीव विज्ञान का अब क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान का पिता, फादर, जनक, पापा किसको कहते हैं? आप ये बता पाएंगे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं दोस्त अरस्तु को। अरस्तु, ये अरिस्टोटल है, अरस्तु है, और यही है किसका?
ये आप यूरोप में नाम सुना होगा सिकंदर का, सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से जाना गया, जो विश्व विजेता हुआ, उसी का गुरु है। सिकंदर का गुरु है कौन? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। तो ये वहां के गुरुओं की चली आई है, समझ रहे हैं। अगर पूछेगा अरस्तु का शिष्य कौन था, बताइए अरस्तु का शिष्य कौन था? बोलेंगे सिकंदर। सिकंदर महान जो हुआ, जिसने भारत में 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा शिष्य किसका हुआ? सिकंदर का। और सिकंदर के गुरु कौन है? सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन? इनके गुरु कौन थे? बोलेंगे प्लेटो। प्लेटो इनका गुरु है। और इनका भी गुरु कौन था? बोलेंगे सुकरात। सुकरात इनका गुरु था। समझ आया आपको ये चीजें? अरस्तु दोस्त, ये तो थोड़ा सा स्टैटिक की बात होगी, आप कह सकते हैं कि समझने के लिए मैंने बता दिया हुआ। लेकिन अब जीव विज्ञान का जो पिता है वही किसका पिता है? जंतु विज्ञान का भी पिता है। तो बोलेंगे अरस्तु जो है ना, अरस्तु वह जंतु विज्ञान का भी पिता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, आप बताएं। वनस्पति विज्ञान का पिता हमारे दोस्त कौन है? बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान का पिता है और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु है। बात समझ में आएगा। अब पूछेगा कि बताइए कि अरस्तु जो है, अरस्तु की किताब का क्या नाम है? अरस्तु की बुक का क्या नाम है? इन्होंने कौन सी किताब लिखा? मित्र बताएंगे आप। इन्होंने लिखा था हिस्टोरिका प्लांटेरम किताब है, सॉरी हिस्टोरिका एनिमेलियम, क्योंकि ये एनिमल के बारे में बताए ना। हिस्टोरिका एनिमेलियम, हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक किताब लिखा किसने? आप बताएंगे कि ये अरस्तु की किताब है। जिसमें क्या बताया गया? जिसमें किसका विवरण दिया गया? बोलेंगे इसमें कौन सा विवरण दिया है अरस्तु ने? इसमें क्या लिखा हुआ है? विवरण। तो आप बताइएगा 500 जीवों की प्रजातियों के बारे में बताया है। 500 जीवों की प्रजातियों के बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है, इन्होंने बताया हुआ है। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है किसको? अरस्तु को। अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गई भाई साहब अरस्तु भाई साहब की बात। और दूसरे भाई साहब कौन है? अब दूसरे हैं जो वनस्पति विज्ञान के पिता, जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ये जो थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस इन्होंने कौन सी किताब लिखा पूछेगा? इन्होंने कौन सी बुक लिखा मित्र? इन्होंने बुक लिखा है हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखा? बोलेंगे ये लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। इसमें जो विवरण दिया गया है, इसमें जो दिया गया वह 500 पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। प्रजातियों के बारे में इन्होंने बताया है। ये रहा आपका थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक करेंगे, हम बताएंगे। ठीक, तो ये रही बात, थोड़ा सा हमने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया। अब चलिए और भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सजीवों की बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं। तो जो सजीवों की बात हुई, जीवों की बात हुई, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि वह सबसे पहला कौन सा जीव आया इस ब्रह्मांड में? सबसे पहला वह कौन सा जीव आया? क्या आप लोग बता पाइएगा? बताएं जरा कि सबसे पहले वह कौन सा जीव था जो इस ब्रह्मांड में आया, उसका क्या नाम था? और ये पूछा भी जाता है। तो अब थोड़ा सा समझेंगे हम लोग क्या
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। दोस्त थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप लोग, मैं थोड़ा बेसिक को भी लेकर के चलता हूं कि क्योंकि आपकी समझ गहन तरीके से आप समझ पाए, जान पाए। देखिएगा, कॉस्मॉस जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉस्मॉस या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, है ना। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक व्यक्ति ने बताया, एक सिद्धांत दिया। किसने? जिसने दिया था उसका नाम है, पहले तो सिद्धांत की बात करते हैं कि ये किस सिद्धांत पर काम किया। सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर हुई है? बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी की जिसको बोला गया महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर इसकी जो है कि उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा डेंसिटी थी, बहुत ज्यादा घनत्व था। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना दोस्त, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि ऐसा अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, 13.8 और भी इसमें 15 अरब वर्ष, इस तरह से दो ऑप्शन होंगे तो आप बता पाइएगा, ठीक है। तो अरब वर्ष पहले, 13.8 या 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये किस सिद्धांत के कारण हुई? महाविस्फोट सिद्धांत के कारण। कहा जाता है कि पहले ब्रह्मांड बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत ही छोटा था, कहा जाता है कि मटर के दाने के समान था। इसमें सर्वाधिक बहुत ही मात्रा में उच्च घनत्व था, हायर डेंसिटी थी। ताप हुआ, दाब बढ़ेगा, जब ताप दाब के कारण इसमें क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया, उसे ही कहा जाता है महाविस्फोट। अर्थात ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया? आप बोलेंगे यूरोप के पादरी, यूरोपियन पादरी जिनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे ने यह सिद्धांत दिया। जॉर्ज लेमेत्रे ने यह बताया 20वीं सदी में, अप्रोक्स 1924 एडी। तो इन्होंने बताया कि ये जो है कि ब्रह्मांड ना ये बहुत ही सघन था, तो इसमें इस माध्यम से जो है कि विस्फोट हो गया। तो ये तो रही ब्रह्मांड की उत्पत्ति। लेकिन इन्हीं ब्रह्मांड से, इसी ब्रह्मांड से क्या बने? जब ये उत्पत्ति हुई, जब ये ब्लास्ट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो इससे कुछ तो चीजें निकलेंगी ना। अरे भाई, कोई भी चीज है उसमें घनत्व है, डेंसिटी है, जब वो ब्लास्ट करेगी तो फटेगी, और फटेगी तो कुछ निकलेगा ना। मतलब उसके जो पार्टिकल हैं, जो उसके कण हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, वो बनकर के क्या बने जाकर के आगे। तो उन्हीं बात को समझेंगे हम लोग। तो ये आगे चल करके क्या बनते हैं? यहां से बनती हैं दोस्त आकाश गंगाएं। मतलब एक आकाश गंगा नहीं, बहुत सी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और जो महाविस्फोट, देखे ब्रह्मांड कैसे बनता है इस बात को समझने का। तो आकाश गंगाएं निकली, आकाश गंगाओं से फिर क्या बनी? फिर आकाश गंगाओं से क्या? आकाश गंगाएं होंगी, फिर एक आकाश गंगा होगी, आकाश गंगा। इसके बाद आकाश गंगाओं में से क्या होते हैं? तारे होते हैं। तारे टूट करके क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। ग्रह फिर क्या बनते हैं? बोलेंगे उपग्रह होते हैं। उपग्रह और क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड। तो मतलब इस तरह से जो है कि निर्माण होता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं, किस तरह। अर्थात ये जो पृथ्वी है ना, ये सबसे पहले किस तरह रही होगी, उस बात को भी समझेंगे आप लोग, है ना। उस बात को भी समझेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या था। तो पृथ्वी का आकार कुछ गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार है दोस्त जियोड। जियोड को हम बोलते हैं लक्षाभ या लगभग गोल, समझिएगा जरा। तो इस तरह से पृथ्वी की स्थितियों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा ये समझें आप लोग
कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? जब ये पृथ्वी आग का गोला थी, तब इसमें क्या था? इसमें गैस थी। पहले यहां पर बहुत सारी विरल मात्रा में गैसें थी, है ना, मतलब गैसों के बादल। ये क्या थे? गैसों के यहां पर बादल थे, है ना, क्लाउड्स ऑफ गैस, गैसों के बादल थे। और गैसें कौन कौन सी थी, इस बात को भी समझेंगे। यहां पर दोस्त हाइड्रोजन थी, और प्लस यहां पर थी हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही गैसें थी, इसलिए यहां पर आग के बादल थे, गैसों के बादल थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो समय है ना, ये अजीवी महाकल्प का है, अजीवी महाकल्प का। अजीवी महाकल्प में मतलब जहां पर जीवन ही नहीं था, कोई भी जीव नहीं आया था। धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होती गई, तो इसमें जो है कि क्या बना, द्वीपों का निर्माण हुआ। अब ये जो द्वीप आएगा, जो कॉन्टिनेंट आएगा, यहां पर एक द्वीप नहीं, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। यहां पर महाद्वीप है जिसका नाम होगा पैंजिया। पैंजिया महाद्वीप आया, और पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया महाद्वीप का निर्माण होगा, और यहां पर एक सागर हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये सागर कैसे बना? एकदम से बन गया क्या? एकदम से क्या बन गया क्या? तो यहां पर महासागर है। महासागर का नाम क्या है दोस्त? ये आप लोग बताइए जरा। इसका नाम है पैंथालासा, याद रखें, इसका नाम है पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर यहां पर था, और महाद्वीप पैंचिया, ये दो भाग इसके मतलब बन जाते हैं, धीरे धीरे ठंडा हुई। अब ये समय कौन सा है? अब बोलेंगे यहीं पर जीवन की उत्पत्ति होती है, इसे ही ओरिजिन ऑफ अर्थ कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है, इस बात को आप बता पाएंगे क्या? क्या आप इस बात को बता पाएंगे क्या? चलिए देखिएगा जरा। ये है दोस्त, यहां पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, ये किस काल में हुई? क्या आप लोग बता पाएंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जरा, है ना। ये दोस्त जब पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति आप समझ लें 4.6 अरब वर्ष पहले। अब ये जो कल्प है, ये महाकल्प है, अजोइक महाकल्प, मतलब यहां पर जीवन आएगा, ठीक है। अजीबीय था, ये अजोइक महाकल्प है। और यहां ये जो कल्प का समय है वो 3.8 अरब वर्ष पहले, 3.8 अरब वर्ष पहले यहां पर कोई जीव आया। एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है AI ओपेरिन नामक एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया। एक इन्होंने बुक लिखा मित्र, एक इन्होंने किताब लिखा जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, पीसीएस में पूछी गई किताब है। AI ओपेरिन किताब का नाम बताएं। बोलेंगे जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया। और क्या कहा जीवन की उत्पत्ति के बारे में? कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया, और एक सिद्धांत भी दिया मित्र, और एक सिद्धांत भी दिया। उस सिद्धांत को समझिए जरा, वो कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था इन्होंने? एक सिद्धांत दिया, वो कौन सा सिद्धांत है? बोलेंगे पदार्थवाद का सिद्धांत, पदार्थवाद का सिद्धांत, ये इन्होंने दिया। पदार्थवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया हुआ था। तो यहां पर जीवन आया, तो यही सागर में सबसे पहले क्या बना? इसी सागर में सबसे पहले एक जीव आया था, उस बात को समझेंगे। इसी सागर में सबसे पहले एक जीव आया, उस जीव का क्या नाम है? यहीं पर आया दोस्त। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर थी क्या? हाइड्रोजन, और यहां पर थी हीलियम। जो हमारा ब्रह्मांड है ना, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो 99% जो ब्रह्मांड है, वो उसमें क्या है? इसमें 99% क्या है? 99% हाइड्रोजन है, और इसके बाद आपका 1% कह सकते हैं क्या है? इसमें हीलियम है। तो इन्हीं दो तत्वों से मिलकर के तो पहले बना हुआ था। बाद में क्या हुआ कि जब ये पृथ्वी ठंडा होती है, इसमें जल का निर्माण कैसे हुआ, इस बात को भी समझेंगे।
तो जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि धीरे धीरे अजोइक महाकल्प में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि एक जो है कि जीव आया। उसके उस जीव का क्या नाम है, बोलेंगे नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल आया। ये नील हरित शैवाल ने क्या किया, ये बात समझेंगे। नील हरित शैवाल आया और जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, इसको अन्य नाम भी कह सकते हैं, इसका अन्य नाम भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है दोस्त, इसका नाम है साइनो बैक्टीरिया। इस बात को भी याद रखेंगे दोस्त, इसका नाम क्या है, बोलेंगे साइनो बैक्टीरिया है। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया नामक जो है, ये जो साइनो जीवाणु है, साइनो बैक्टीरिया है, यहीं पर आया। अब क्या हुआ कि पहली बार ये शैवाल आए, तो शैवालों में क्या हुआ कि पहली बार प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब याद रखेंगे कि पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण पहली बार प्रकाश संश्लेषण हुआ, है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है, बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बनाते हैं तो अपना विस्तार करेंगे, मतलब बढ़ेंगे और भी ज्यादा उगेंगे। तो बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कि समुद्र में हुई। अब जब समुद्र में हुई तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या निकलता है, बोलेंगे H2 निकलता है भाई, ऑक्सीजन। क्या होता है, यहां से क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। तभी तो ये पैंजिया महाद्वीप के बाद से सागर बन करके आया, तभी से यहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई और ये चीजें सामने आकर के आई। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद की, ये एक समय की घटना नहीं है, करोड़ों वर्ष इस घटना में लग गए। इस बात को भी समझिएगा आप लोग, ठीक है। करोड़ों वर्ष जब इस घटना को लग गए दोस्तों, तो अब क्या होता है कि ये कुछ समय के बाद हमारे जो पृथ्वी है, इसमें क्रैक्स आए, इसमें दरार आई और ये दो भागों में टूट गई। ये जब दो भागों में टूट जाती है मित्र, इस बात को समझेंगे, जब पृथ्वी दो भागों में टूट गई थी ना, इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब ये पैंजिया महाद्वीप था, ये दो भागों में टूट गया। अब ये जब दो भागों में टूट गया, ये पैंजिया महाद्वीप कुछ इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ये दो भागों में टूट गया। ये ऊपरी वाले भाग को क्या कहा जाएगा, पहले इसको इस तरह समझें कि जब ये दो भागों में इस तरह से टूट गया, इस तरह समझिएगा, दो भागों में टूट गया, तो ऊपर वाले को कहा गया क्या, अंगारा लैंड। ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड है ना, यही हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, कि हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, दक्षिण का भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, यह किस भूमि का हिस्सा है, बोलेंगे गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। जो ऊपरी वाला है हमारा, वो अंगारा लैंड भूमि का हिस्सा है। वे नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जो हिमालय पर्वत आए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का काम करता है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं मित्र, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, आपको ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाहता हूं आगे चल करके आपको। ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग आगे। अब क्या हुआ मित्र, यहां पर जो है आप लोगों ने देखा कि जो कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी क्रैक्स आ गई, दरार आ गई, और दो भागों में दो दरार पड़ गई जब इसमें, तो ये जो है कि क्या हुआ, यहां पर द्वीपों का निर्माण होगा आप जाकर के। अब जो आपके द्वीप बनेंगे मित्रों, देखिए जरा, जब दो भाग इसमें टूट गई पृथ्वी, तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप, यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बोलेंगे एशिया महाद्वीप। अब देखिएगा जरा, एशिया महाद्वीप का जो है इस तरह से विस्तार है। ये हम थोड़ा सा भारत को दर्शा देते हैं इधर ऐसे करके, और ये ठीक, तो एशिया हो गया, ये एशिया है। ये कौन सा है भाई साहब, बोलेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। और इधर आप देखेंगे, इधर से, तो ये आपका जो है इस तरह से ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है यूरोप, ये यूरोप हो गया भाई। और इसी के बाद यहां से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे इस तरह से, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद मित्र इधर आप आएंगे ना,
तो इधर आपको ये ग्रीनलैंड का एक पार्ट देखने को मिलेगा, और इसी तरह से हमारा जो है कि यहां से आपको देखने को मिलता है ये, और इस तरह से ये आपका है उत्तरी अमेरिका, और यहीं पर आप लोग देखेंगे इस तरह से ये आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, और देखिएगा यहीं पर जो है ना लास्ट में ये आपको भी देखने को मिलेगा, और यहीं पर देखने को मिलेगा आपको क्या, यहीं पर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये महाद्वीप पूछा जाता है, ये तो है क्या, आप लोगों ने देखा कि यही है भाई साहब ग्लोब। आप लोग जो ग्लोब देखते हो ना, वही पृथ्वी, वही ग्लोब, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मेरे मित्र ये भी आपको जानकारी हो पाएगी कि हम कितने ग्लोब मतलब यहाँ पर महाद्वीप की बात करने वाले हैं। एशिया सबसे पहला, सबसे बड़ा एशिया, फिर आप लिखेंगे यूरोप दूसरा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्त अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इसके बाद नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट, अमेरिका दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया है नहीं, किसी महाद्वीप का नाम नहीं है इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग जानते होंगे, ये यूरेसी मतलब उसके नाम से जाना था, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इसमें अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हो गए ये आप लोग पता कर पाएंगे। अब यहीं पर पूछता है कि बताइए सागर, तो मैं आप ये बताना चाहता था आपको, जो क्रैक्स पड़ा हुआ था वो कुछ इस तरह से था, इस बात को समझिए जरा। जो क्रैक्स पड़ा था ना उसमें, जो कहते हैं पृथ्वी दो भागों में टूटी थी, वो कौन कौन से डीप रह गए, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो जाएगा लेकिन इस तरह से है। अब देखो ये जो क्रैक्स पड़ा था इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये इस तरह से ये इससे होते हुए जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये इस तरह से ये। तो ऊपर वाले जो हो गए ना मित्र, ऊपर वाले जो कॉन्टिनेंट है, ऊपर वाले जो महाद्वीप हैं, वही किसका की मतलब अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप हैं। बोलेंगे भाई साहब एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड के अंतर्गत भाग है। दूसरा कौन सा है, बोलेंगे यूरोप महाद्वीप भी अंगारा लैंड का भाग है। बोलेंगे तीसरा महाद्वीप कौन है, बोलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वह अंगारा लैंड का ही भाग है। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन बनेगा कि बताइए कि गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग हैं। बोलेंगे गोंडवाना लैंड तो भाई साहब हमारे पास ये है, क्या है कि उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका हो गया, और क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका के बाद आपका अफ्रीका है। बोलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद आप लोग देखेंगे कि यहां पर मिलेगा आपको क्या क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या मिलेगा आपको, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, तो कितने महाद्वीप हो गए, बोलेंगे 4, तो भाई साहब नीचे हो गए, ऊपर कितने हो गए, 3 ऊपर हो गए, तो कितने महाद्वीप है कुल मिलाकर के। कुल महाद्वीप की संख्या भी पूछ सकता है, बोलेंगे कुल कॉन्टिनेंट या कुल महाद्वीप कितने हैं। बोलेंगे कुल महाद्वीपों की संख्या मित्र कितनी है, 7 है। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है ना, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक मैंने जो बात किया ना मित्र, ये सिर्फ आपको एक जियोग्राफी लेवल में, जब तक आपको किसी का भौगोलिक क्षेत्र नहीं पता है, जहां के हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, या उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप चूक जाते हैं पूरे ज्ञान को लेने से, पूरे नॉलेज को समझने से। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बात क्या कर रहे थे, जीवन की उत्पत्ति। वहां पर हम लोग क्या पढ़े कि जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई। बोलेंगे अजीवी आर्कियोजोइक या आर्कियोजोइक महाकल्प में। आर्कियोजोइक महाकल्प में कब समय था, 3.5 अरब वर्ष पहले आर्कियोजोइक महाकल्प में जो है कि पृथ्वी में सबसे पहले क्या जीवन की उत्पत्ति हुई। और वह जीव कौन सा आया, बोलेंगे
नील हरित शैवाल आया। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले सागर में जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो सागर में ही तो एल्गी आया है, सागर में ही तो शैवाल आया है, तो इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। और जिसमें एक बैक्टीरिया, इसका अन्य नाम है क्या, साइनोबैक्टीरिया, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से जो है कि पृथ्वी और ओरिजिन हो गया, जीवों की उत्पत्ति हुई गई। अब समझ में आएगा आप लोगों को कि जीवन की उत्पत्ति हुई तो हम जीवों के बारे में ये सब लोग बताना, मतलब ये सभी के बारे में बताना इसलिए चाहते थे क्योंकि आपको अच्छी पकड़ में समझ में आए, चीजों को समझ पाए, आप लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये बताइए कि सजीवों के लिए, जीवित रहने के लिए मनुष्य को कितने प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, या यूं कह सकते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे ये सारे तत्व जो है, मतलब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे कि मानव शरीर में मानव शरीर में 27 प्रकार के तत्व, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 27 प्रकार के तत्व जो है पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य का शरीर 27 टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। और जो कि निम्नवत है। कैसे, सभी नहीं बताएंगे आपको, और ना ही सभी पूछे जाते हैं, समझ में आया, ना तो सभी पूछे जाते हैं और ना ही सब आपको समझना है, लेकिन जो पूछा जाता है उसको हमें छोड़ना भी नहीं है, जो पूछा जाता है उसे हमें छोड़ना भी नहीं है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। हाँ देखिएगा, सभी लोग लाइक करते जरूर चले जाएंगे, ठीक है ना। हम इतनी मेहनत से, देखो बच्चे वीडियो बनाने में आपको लगता है हमें, तो थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि चलिए आप लोग हमारा भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्या कि सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है सजीवों में, मानव शरीर में, अब यह कैसे, मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, बोलेंगे सबसे ज्यादा पाया जाता है भाई। और ये तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पाया जाता है, बोलेंगे ऑक्सीजन। फिर कौन सा होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन। ये मनुष्य शरीर की बात हो गई। लेकिन पृथ्वी में अब यही तत्व पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे पृथ्वी में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ये तो रहे एलिमेंट जो कि कुछ धातुएं हैं। ये तो क्या है, अब बोलेंगे ये तो भाई गैस है ना। और क्या है, ये यहाँ पर, यहाँ ये तो क्या है, ये तो मेटल है भाई साहब। मेटल मतलब यहाँ पर धातु है, कैल्शियम, है ना। तो ये धातु में आ जाते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे ये नॉन मेटल है, मतलब ये अधातु है, अधातु में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें पाई जाती हैं। और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ हमारे मनुष्य शरीर में कौन कौन से पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, तो 3 ही प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वो कौन से हैं, पहले पर आप समझिएगा कि प्रोटीन, दूसरा होता है आपका फैट मतलब वसा, तीसरा है कार्बन डाई, तीसरा है प्रोटीन फैट, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट, वो तो गैस हो जाएगी, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये तो 3 पाए जाते हैं। अब इसमें पूछता है कि बताइए इनमें इन चीजों का कितना परसेंट है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि बताइए इसमें प्रोटीन कितना परसेंट है, मनुष्य के शरीर में कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, बोलेंगे 15%। इसके बाद वसा कितने प्रतिशत पाया जाता है, बोलेंगे 3%। बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाएगा, बोलेंगे 1%। ये इसका चीजें पाई जाती है कार्बनिक पदार्थ मनुष्य के शरीर में, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। 27 प्रकार के मानव शरीर में तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्यतः इस तरह से पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, फिर वसा पाया जाता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। इनकी चर्चा हम लोग जो है कि न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, जो कि आपको फुल तरीके से मतलब एनालिसिस किया जाएगा, इसमें आपको पूरी तरह से विस्तार से जानने को मिलता है, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे शायद, ठीक है।
अब देखिएगा कि पृथ्वी में कौन कौन से एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी में सबसे ज्यादा, ये तो मानव शरीर की बात होगी, लेकिन पृथ्वी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इस बात को भी याद रखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, तो पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भाई साहब। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी में वह कौन आता है, हाइड्रोजन। इस तरीके से ये चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और अन्य जो एलिमेंट हैं, धातुएं और अधातुएं, धातु और अधातु भी पाए जाते हैं। तथा अन्य पर आ सकते हैं कि अन्य क्या पाया जाता है, धातु और प्लस अधातुएं, मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सारे जो है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे प्रश्न जरूर ही वन लाइनर में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व सबसे ज्यादा कौन सा है, बोलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर तो ये 46 पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, सॉरी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, या वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बोलेंगे क्या, नाइट्रोजन। कितने, 78% नाइट्रोजन होता है। तो इसमें भूपर्पटी में ऑक्सीजन है, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन है, और मानव शरीर में अभी आपने देखा। तो इस तरीके से सारे प्रश्न जो है कि बनेंगे, ये देखने में आपको हल्के लगेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, संभावना भी रहती है। दोस्त हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये सजीवों के बारे में, जीवों की। तो सबसे पहला जो जीव आएगा उसकी बात हमने भी किया। इसके बाद में जीव जगत के बारे में हमने जाना कि किस तरह से ये जीव जगत चलेगा। और सबसे जो छोटी इकाई होगी जीवन की अभूतपूर्ण एवं छोटी फंक्शनल एंड, जो फंक्शनल इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसका नाम है कोशिका, जिसको कहते हैं सेल, है ना। तो जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जीवन की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है, उसका नाम है सेल, कोशिका। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, हम कोशिका की चर्चा करेंगे। तो ये विस्तार से और गहन तरीके से जिस तरह से हम लोग क्लास इस तरह से चलेंगी, तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न जो है कि यहाँ से छूटने नहीं देंगे हम, हमारा प्रयास यही रहेगा। तब तक के लिए देखेंगे क्लास को, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखिएगा क्लास को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।